हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि गर्मी का टाइम है और मैंने कूलर चला रखा है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि 130 वन लाइनर एमसीक्यूज़ होंगे जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से होंगे, ठीक है। मानव भूगोल के 130 एक लाइन के प्रश्न उत्तर होंगे, वो व्याख्या सहित होंगे। मैं उनमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरफ आप लोगों के सामने आएंगे, इस तरफ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है वो रेटजेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेटजेल को कहा जाता है। यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया अपना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सैंपल दे रखा है, ठीक है। सैंपल जो दे रखी है वो एक अमेरिकन भूगोलवेता है। कौन सी भूगोलवेता है? अमेरिकन भूगोलवेता, ठीक है। और इसे रेटजेल की शिष्या कहा जाता है। अमेरिकन भूगोलवेता है और रेटजेल की शिष्या कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में आप लोगों को हम्बोल्ट भी दे रखा है। हम्बोल्ट जो है एक जर्मन भूगोलवेता थे, ठीक है, जर्मन भूगोलवेता थे। इन्होंने पेरू की धारा की खोज की थी, पेरू की ठंडी धारा की खोज की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने परमाफ्रोस्ट भी बताया था। परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है ऐसे एरिया जो परमानेंटली आइस हैं, जो फ्रीज हैं, मतलब ठंडे जमे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्हें जलवायु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जलवायु विज्ञान का पिता। आ रही है बात समझ में? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या हम्बोल्ट को जलवायु विज्ञान का पिता कहा जाता है या जलवायु भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। क्या ये बात सही है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा ब्लाश दे रखा है आप लोगों के सामने इसी क्वेश्चन में। ब्लाश जो है एक फ्रांसीसी भूगोलवेता है। कौन से भूगोलवेता है? फ्रांसीसी भूगोलवेता है और ये संभववाद से संबंधित है। संभववाद से संबंधित है। ये तीनों जो हैं रेटजेल मानव भूगोल से संबंधित है। सैंपल एक कट्टर पर्यावरणीय निश्चयवादी थी। इसके अलावा हम्बोल्ट भी पर्यावरणीय निश्चयवादी थे। लेकिन जो ब्लाश है वो फ्रांसीसी थे और ये किसे सपोर्ट करते थे? संभववाद को सपोर्ट करते थे। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वन लाइनर होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। बाद में जो क्वेश्चन आएंगे 21 से लेकर के 131 तक वो आपके पास वन लाइनर होंगे, ठीक है। नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है, मानव पारिस्थितिकी शब्दावली किसने प्रस्तुत की। तो मानव पारिस्थितिकी जो शब्दावली प्रस्तुत की थी उनका नाम था H.H. बेरोज। क्या नाम था? H.H. बेरोज। 1923 में दी थी इन्होंने, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा आप लोगों के सामने दे रखा है कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर भी ऑप्शन में दे रखा है। कार्ल ओ सावर जो संबंधित है वो कल्चरल लैंडस्केप से संबंधित है। कल्चरल लैंडस्केप से संबंधित है। लैंडस्केप। आ रही है बात समझ में? यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य से संबंधित है कार्ल ओ सावर। इसके अलावा इरेटोस्थनीज दे रखा है। इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का मापने का लगभग शुद्ध प्रयास किया था। कितनी बताई थी इन्होंने? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पृथ्वी की परिधि की जो गणना की थी उन्होंने कितनी बताई थी, ठीक है। स्टेडिया या किलोमीटर में या मील में? मील में बताना आप लोग कितनी बताई थी, ठीक है। 25,000 थी या 26,000 थी या 38,000 थी, जिसे भी थी, ठीक है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? H.H. बेरोज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने। एस्किमो का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन क्या था? एस्किमो का मुख्य जीविकोपार्जन क्या था? आखेट। क्या था? आखेट था, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन डी हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन दे रखा है टिमियाक। टिमियाक जो है वो एक ऊनी वस्त्र है जो बाहेदार है, जिसकी बाहें लंबी है, और ऊनी वस्त्र है जो पहना जाता है एस्किमो के द्वारा, टिमियाक कहलाता है। इसके अलावा इग्लू दे रखा है आप लोगों के सामने। लंबरिंग जो दे रखा है
लंबरिंग एक प्रकार की पद्धति है, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल की जाती है लंबरिंग को। लंबरिंग का मतलब होता है लकड़ी काटना, ठीक है। इसके अलावा कृषि आप लोग जानते हो, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बुशमैन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बुशमैन को अन्य नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है? सान है इसका अन्य नाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। माउपोक, इसके अलावा माउपोक दे रखा है, तो माउपोक क्या है? एक प्रकार की शिकार पद्धति है, एस्किमो के द्वारा किया जाता है। इग्लू जो है वो एस्किमो का घर है जो शीतकाल में बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्यूपिक दे रखा है, वो ग्रीष्म काल में घर बनाया जाता है, चमड़े के द्वारा बना होता है, एस्किमो द्वारा, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो कालाहारी मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार हुई थी, बेचुआना लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बेचुआना लैंड से हुई थी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आप लोगों के सामने, निग्रिटो। ये निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनका कद छोटा, रंग काला, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा आइसलैंड दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। आइसलैंड में जो प्रजाति पाई जाती है वह नॉर्डिक प्रजाति पाई जाती है, निग्रिटो नहीं मिलती वहाँ पर। आइसलैंड में कौन सी मिलती है? नॉर्डिक। कौन सी प्रजाति मिलती है? नॉर्डिक प्रजाति मिलती है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के सामने, चिम्वाउआ। तो जो ये चिम्वाउआ है ये एक मरुस्थल है। क्या है? एक मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, और ये गर्म मरुस्थल मिलता है यूएसए के पश्चिमी साइड में, यूएसए के पश्चिमी प्रदेश में मिलता है ये मरुस्थल, ठीक है। तो 5 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व के आवास युग 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 पढ़ लिया अपन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या समुद्र व महासागरीय तटों के तटीय स्थानों पर रहती है? ठीक है, ये मैं जब मानव भूगोल की मैराथन ले रहा था आप लोगों के लिए उसमें बताया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, वो देखिए, विश्व के आवास योग्य प्रदेश हेतु, आवास योग्य मतलब जहाँ पर लोग निवास करते हैं, ठीक है, आवास योग्य प्रदेश हेतु सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया था? ये भी मैंने उसमें बताया था। तो इरेटोस्थनीज द्वारा जो निवास योग्य क्षेत्र थे उसके लिए जो शब्दावली यूज़ की गई थी वो थी ओक्यूमेन। कौन सी थी? ओक्यूमेन, ठीक है। ओक्यूमेन होता है जहाँ पर लोग निवास होते हैं। इसके अलावा एक संकल्पना और होती है नॉन ओक्यूमेन। नॉन ओक्यूमेन, नॉन ओक्यूमेन का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग निवास नहीं करते। नॉन ओक्यूमेन को टेरा इनकोग्निटो, टेरा इनकोग्निटो टोलमी महोदय ने जो निवास योग्य क्षेत्र नहीं थे नॉन ओक्यूमेन को, टोलमी ने उसे क्या कहा था? टेरा इनकोग्निटो। और ये टेरा इनकोग्निटो जो वर्ड है वो दक्षिण में स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए उपयोग में किया था। किसने किया था? टोलमी ने किया था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो 7वें का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अब इसमें दे रखा है, इसमें ऑप्शन एक और दे रखा है, गमेती दे रखा है। तो गमेती होता है जो भीलों की जो बस्तियां होती है उन्हें पाल कहते हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप से। तो उस पाल का मुखिया कहलाता है गमेती। ऑप्शन नंबर सी है इसमें चिमाता। चिमाता जो होता है वो भीलों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। मेरी बातों को सुनिएगा। टेरा इनकोग्निटा बता दिया मैंने टोलमी के द्वारा, ठीक है। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को वो आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेक्चर से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस दिन से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
11 जुलाई को मनाया जाता है। अब 11 जुलाई को ऐसा विशेष दिन कौन सा है? तो 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 की बात है। 11 जुलाई 1987 की बात है। इस दिन जो संसार की जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 5 अरब हो गई थी, और उसी दिन से क्या बनाने लगे? विश्व जनसंख्या दिवस मनाने लगे। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को जो फर्स्ट पारी का जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ है आज 28 तारीख को, जो साइंस वालों का, वो फर्स्ट पारी का जो राजस्थान जीके का जो पेपर हुआ है वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है जो अपने चैनल का नाम है सक्सेस अलार्म, तो सर्च करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनसंख्या संगठन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या संगठन में सभी चीज़ें शामिल की जाती है, और जनसंख्या संगठन का दूसरा नाम जनांकीय संरचना भी है। जनांकीय संरचना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आयुलिंग पिरामिड क्या होता है? आयुलिंग पिरामिड जो होता है वो विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आयुलिंग पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले वाली एग्जामों में। लिंगानुपात जो होता है वो आप सब लोगों को पता है। इसके अलावा जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक ही प्रजाति के लोगों का समूह है जनसंख्या कहलाता है, ठीक है। इसलिए 9वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने। स्टोफर ने अंतरालीय अवसर मॉडल यानी इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर की ओर जाना चाहता है तो वो शहर मान लो 20 किलोमीटर दूर पड़ता है उससे, ठीक है। तो वो इस शहर में जाना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए यहाँ पर जाना चाहता है उससे मिलती जुलती चीज़ें उसे इस 20 किलोमीटर वाले रास्ते के अंदर बीच के अंदर 11 किलोमीटर पर मिल गई। इसका मतलब उसका डेस्टिनेशन जो था वहाँ पर ना पहुँच करके वो उस डेस्टिनेशन के बीच में इंटरवेन में ही कहीं पर रुक जाए और वहीं उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसे ही क्या बोलते हैं? तो वो प्रवास यहाँ प्रवास ना करके यहाँ प्रवास करेगा। तो इसी सिद्धांत को कहते हैं इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। किसने दिया था? स्टोफर ने दिया था। बस ये याद रखना। स्टोफर ने सिद्धांत कब दिया था? ये दिया था 1940 में। कब दिया था? 1940 में। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये मिटाता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़, ठीक है। 10वें का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो गया। इसके अलावा 1985 दे रखा है आप लोगों के सामने ऑप्शन में। 1985 में क्या हुआ था? 1985 में रेवेंस्टीन महोदय ने प्रवास और दूरी से संबंधित मॉडल दिया था। कौन सा दिया था? प्रवास व दूरी से संबंधित मॉडल। दूरी से संबंधित मॉडल, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1909 में प्रवास एवं दूरी से संबंधित मॉडल किस प्रकार का है कि लोग ज़्यादा दूरी का प्रवास कम करते हैं और कम दूरी का प्रवास ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो विपरीत संबंध है दूरी और प्रवास में। इसके अनुसार 1909 में दिया था गुरुत्व मॉडल दिया था। 1909 में कौन सा मॉडल आया था? प्रवास का गुरुत्व मॉडल आया था, और ये रॉयली महोदय ने दिया था। रॉयली महोदय के अनुसार जिस भाग में जो जनघनत्व है वो ज़्यादा होगा वो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा आकर्षित करेगा, और जिस भाग में जनघनत्व कम होगा वो कम आकर्षित करेगा। आ रही है बात समझ में? तो 10वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और दे रखा है 1960 में जो स्टोफर ने अंतराली जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी जो मॉडल है उसका संशोधन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने। HDI का पूरा नाम क्या है? तो HDI का पूरा नाम आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सब लोगों को पता होना चाहिए। कब से शुरू हुआ था ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है।
तो इसका जो पूरा नाम है वो मानव विकास सूचकांक हो गया। ठीक है, 11वीं का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास मापन का क्रम कौन से स्कोर के बीच आधारित होता है? जो मानव विकास का जो क्रम आधारित होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 1 तक होता है। कहाँ से ले कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 1 तक होता है। जितनी संख्या 1 के पास होगी उसका जो मानव विकास सूचकांक होगा, जो मानव स्थिति होगी वो बढ़िया होगी, और जितना 0 के पास होगा उसका जो मान होगा उसका मतलब वहाँ के मानवों की स्थिति दयनीय हो सकती है। ठीक है, तो 12वीं का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है दोस्तों, जो कूलर चल रहा है उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 13वां देखते हैं। HDI 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो 2020-21 के अनुसार देख लो, चाहे 2022 के अनुसार देख लो, कौन सा स्थान है पहले नंबर पे? नॉर्वे का स्थान पहले नंबर पे है। इसके अलावा जो आयरलैंड दे रखा है उसका स्थान है दूसरे नंबर पे। स्विट्ज़रलैंड का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे। पाकिस्तान का जो स्थान है वो है 154 पे। कौन सा स्थान है? 154 पे। पहले 152 था, अब 154 लुढ़क गया। आ रही है बात समझ में? लुढ़क गया है। ठीक है, तो याद होना चाहिए। और नॉर्वे का जो HDI वैल्यू है वो 0.957 है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखी जाती है? 0 से लेकर के 1 के बीच में रखी जाती है। नॉर्वे का कितना है वैल्यू? 0.957। तो 13वीं का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस क्लास में जब आप लोग बैठे हैं तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जो मैं राइट आंसर बोलूँगा उसे लिखते जाइएगा, और जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी मैं इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूँगा। तो वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करना और फिर उनको आंसर लिख करके आप लोग प्रैक्टिस करना बाद में। ठीक है, 2 दिन हैं आप लोगों के पास अभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोई भी नया टॉपिक अभी मत पढ़ना। HDI 2020-21 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो ना तो 5वां है, ना 110वां है, ना 129वां है। तो इनमें से कोई नहीं आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में कितना राइट आंसर होगा? 131वां स्थान है 2020-21 के अनुसार भारत का। ठीक है, तो 14वें का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के सामने। HDI 2020-21 के अनुसार भारत का लिंग संबंधी विकास सूचकांक का मान कितना है? तो वो मान है 0.820। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आप लोगों के सामने 0.537, ये जो है वो समानता समायोजित सूचकांक का मान है। भारत का समानता समायोजित सूचकांक का मान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया 15वें में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व नगरी शब्द किसने दिया? विश्व नगरी की बात हो रही है। ठीक है, विश्व नगरी, वर्ल्ड सिटी कह सकते हैं आप लोग, या फिर इसको कह सकते हैं मेगालोपोलिस। किसने दिया था ये बताना है आप लोगों को। तो मेगालोपोलिस जो शब्द दिया था वो दिया था जीन गोटमैन ने। किसने दिया था? जीन गोटमैन ने दिया था, वर्ष 1957 में दिया था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? किसने दिया था? जीन गोटमैन ने। इसके अलावा ए ऑप्शन जो दे रखा है उसके अनुसार जो मार्क जेफरसन है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो प्राइमेट सिटी का दिया था। प्राइमेट सिटी मतलब प्राथमिक नगर की संकल्पना दी थी, 1939 में दी थी। कब दी थी? 1939। इसकी जो सन है वो याद रखना, पूछी जाती है। ठीक है, बहुत बार पूछी जा सकती है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, प्राइमेट सिटी दी थी मार्क जेफरसन ने 1939 में। इसके अलावा सी और डी ऑप्शन जो दे रखा है ये है कि नगरों की विन्यास क्रम की 7 अवस्थाएं बताई है। ग्रिफिथ टेलर और लेविस ममफोर्ड ने जो नगरों के विन्यास क्रम की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 7 अवस्थाएं बताई थी। ये मैंने PDF में मेंशन कर रखा है। जब ये क्लास पूरी होगी तब तक आप लोगों के पास टेलीग्राम पर वो PDF पहुंच चुकी होंगी। उसकी मैं क्लास पूरी नहीं ले पाया क्योंकि मेरे गले में भी दर्द है और आजकल लाइट की समस्या भी ज़्यादा
उत्पन्न हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी के जो टॉपिक हैं वो आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे, जब तक ये क्लास आएगी उससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँगा। तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो 7 अवस्था ये बताई थी। आ रही है बात समझ में? तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने। पंडित नेहरू ने नरक कुंड की संख्या किसे दी थी? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करिए एक बार। पंडित नेहरू ने नरक कुंड की संख्या किसे दी थी? ठीक है, तो पंडित नेहरू ने जो नरक कुंड बताए थे वो मलिन बस्तियों को बताया था। मलिन बस्तियों को क्या कहा था? नरक कुंड है भाई ये तो, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा ऑप्शन नंबर 17वें का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आप लोगों को उष्मा द्वीप। उष्मा द्वीप क्या है? एक पर्यावरण का टॉपिक है, ठीक है, और ये पता होना चाहिए आप लोगों को। उष्मा द्वीप बनते हैं नगरों में, जहाँ पर कंक्रीट पत्थर की क्या होती है? बिल्डिंगें होती है, और वहाँ पर दिन के जो सूर्य तप आता है वो वहीं पर कैद होकर के वहाँ पर जो बिल्डिंगें कंक्रीट से बनी होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, और आसपास के एरिया से जो तापमान है वहाँ का वो ज़्यादा हो जाता है। तो तापमान की वैल्यू क्या हो जाती है आसपास के एरिया से? यहाँ पर मान लो 10 डिग्री है, तो शहरों में ये तापमान 25 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? एक द्वीप के रूप में बन जाता है, ठीक है। कौन सा द्वीप कहलाता है? उष्मा द्वीप कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देख दीजिए। इसके अलावा मेगा सिटी दे रखा है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर डी में। मेगा सिटी में जनसंख्या जो होती है वो 1 करोड़ होती है। कितनी होती है? मिनिमम जनसंख्या जो होती है वो 1 करोड़ होती है। मिलियन सिटी में क्या होती है? जनसंख्या 10 लाख के पास होती है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आ रही है बात समझ में? और मेगा सिटी में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया 17वें का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18वां नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इसमें 18वां क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 19 क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं आप लोगों के सामने। 19वां क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये कॉलर देख रखी है आप लोगों के पास में। तो प्राथमिक व्यवसाय में जो लोग लगे रहते हैं उन्हें रेड कॉलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड कॉलर कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है इसमें कि ब्लू कॉलर कौन से होते हैं? तो ब्लू कॉलर जो होते हैं वो द्वितीयक वाले होते हैं। द्वितीयक प्रक्रियाओं में शामिल लोगों को क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर बोलते हैं। इसके अलावा जो वाइट कॉलर है ऑप्शन नंबर सी में, वाइट कॉलर जो होते हैं वो ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, मैनेजमेंट। और वैसे कहे तो ये कौन सी क्रियाओं में शामिल होते हैं? चतुर्थक क्रियाओं में शामिल होते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आप लोगों के सामने पिंक कॉलर। ये पिंक कॉलर जो होता है वो घर में काम करने वाली जो औरतें हैं, आजकल आदमी भी करने लगे, जैसे बेबी का केयर करने वाली जो आई होती है वो पिंक कॉलर में शामिल किया जाता है। जैसे बेबी केयर आप लोगों को इसमें कह सकते हैं, ठीक है, जो बच्चों का ध्यान रखती औरतें, ठीक है, या घरों में नौकर, ठीक है, ये क्या है? पिंक कॉलर से संबंध रखते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आप लोगों के सामने। भारत में प्रथम सूती कारखाना कब व कहाँ लगाया? प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? कोलकाता में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? कोलकाता में लगाया गया था। वर्ष 1818 में लगाया गया था। आ रही है बात समझ में? इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का। ये हो गया। अब जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास वो 1 लाइनर होंगे, ठीक है। मैं इनके ऑप्शंस नहीं बना सका क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पर आंसर लिखते हुए चलूँगा, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझाऊंगा। क्वेश्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर आएगी 21 से लेकर के 30, फिर 31 से लेकर के 40, फिर 41 से लेकर के 50, ऐसे आप लोगों के पास 131 तक आंसर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है
दूसरा स्थान है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। पीडीएफ में मैं आप लोगों को आंसर की नहीं दूंगा, आप लोगों को लिखना होगा और केवल मैं पीडीएफ दूंगा इसकी। आप लोगों को आंसर खुद लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। पहले यहाँ लिखूँ फिर उसके अंदर लिखूँ तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, टाइम ख़राब होता है, ठीक है। तो दूसरा है, प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है चीन, ठीक है। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, गेहूँ कौन से कुल का पौधा है? तो गेहूँ जो है ग्रैमीनी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? ग्रैमीनी कुल का पौधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोगों के पास। अब जल्दी जल्दी अपन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेलाडीला खान किससे संबंधित है? तो बेलाडीला खान जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है, लौह अयस्क से, ठीक है। इसके अलावा क्योंझर हो गई, बेलाडीला हो गई, ये इसके अलावा जो और भी है मयूरभंज हो गई। इस प्रकार की जो खाने हैं वो लौह अयस्क से संबंधित है। बेलाडीला का मतलब होता है ये जो पहाड़ी है वो बैल की डील की तरह, बैल के शरीर की तरह, इसलिए इसे बेलाडीला कहा जाता है। ये बेलाडीला कहाँ पर पड़ती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या ये उड़ीसा में पड़ती है? क्या ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है? कौन से राज्य में पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ उत्पादित होता है? तो भारत में उत्पादन की दृष्टि जो तांबा उत्पन्न होता है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र बताया था मैंने आप लोगों को, मलाज खंड। कौन सा खंड बताया था? मलाज खंड मध्य प्रदेश में है। किससे रिलेटेड है? तांबे से रिलेटेड है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। कितना प्रतिशत? 53% के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि क्लास छोड़ कर के चला जाएं तो बेशक जा सकते हो, लेकिन नुकसान उठा लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो होता है वो ओडिशा में होता है। कितना होता है? ओडिशा में होता है, लगभग 50% के आसपास, 50 से लेकर के 51% के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, काला अयस्क किसे कहते हैं? तो काला अयस्क के नाम से जो जाना जाता है वो लोहे का एक अति शुद्ध अयस्क है जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। Fe3O2, Fe3O4 है। कौन सा है? Fe3O4, ठीक है। इसे कहा जाता है काला अयस्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 है, NHPC की स्थापना कहाँ पर की गई है? NHPC की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी फरीदाबाद में। कहाँ पर की गई थी? फरीदाबाद में की गई थी, वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 में की गई थी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? दोस्तों देखते रहिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ और लिखी थी मैंने इसके अंदर, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है NHPC, क्या लिखा हुआ है? NHPC, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो होगी नेशनल हाइड्रोलॉजिकल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल, आप लोग वैसे सुन लीजिए, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल हाइड्रोलॉजिकल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। कब की गई थी स्थापना? 1975 में की गई थी, फरीदाबाद में की गई थी। ये 27 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद, 27 के बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ओ माय गॉड, लाइट गई, रुकिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लाइट आ चुकी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया था शायद, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया था, 28 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन के प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो 28वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा, मतलब चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु प्राधिकरण स्थापित किया गया था 1957 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1957 में स्थापित किया गया था। वियना में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आप लोगों के सामने आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में भारत के पास कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर प्रचलन में है? तो कितने ऊर्जा रिएक्टर वर्तमान में संचालित है भारत सरकार के पास? वह है भारत के पास 22 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन 32 है, वर्तमान में देश में कितने प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं? तो 100% गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोगों के सामने, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो रामसर कन्वेंशन का संबंध जो है वो वेटलैंड से है। किससे है? वेटलैंड से है, आर्द्र भूमि से है। नम भूमि या आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है। ये कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ईरान का एक शहर है, एक क्षेत्र है रामसर, ठीक है। वहाँ पर आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए जो कन्वेंशन हुआ था उसे वेटलैंड कन्वेंशन कहते हैं। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों को बचाने से संबंधित है। वृक्षों को बचाने से संबंधित है। आ रही है बात समझ में? वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। कमेंट करके मुझे बताइए चिपको आंदोलन कौन से क्षेत्र में चलाया गया, ठीक है। इसके अलावा एक आंदोलन और है एपिको। कौन सा है? एपिको। एपिको आंदोलन भी आप लोग मुझे बताना है कि कौन से राज्य में चलाया गया था, ठीक है। तो 34 हो गए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, SDG इंडिया 2020 के आधार पर शीर्षस्थ राज्य कौन सा है? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके आधार पर 2020 इंडिया के आधार पर जो टॉप पर जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है SDG 2020 के आधार पर टॉप पर है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 35 हो चुके। एपी को आंदोलन बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए थे? जो SDG थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके कितने वो लक्ष्य थे? वो लक्ष्य थे 17 और इसके अलावा 169 टारगेट भी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टारगेट कितने थे? 169 थे और गोल कितने थे? 17 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप लोगों के सामने है। भूमिगत जल किसकी अधिक मात्रा से प्रदूषित होता है? तो भूमिगत जल जो है वो खनिजों की मात्रा से अधिक प्रदूषित होता है या फिर खनन क्रिया से अधिक प्रदूषित होता है। भूमिगत जल की बात हो रही है, ये जो खुला जल है उसकी बात नहीं हो रही है। किसकी जल की बात हो रही है? भूमिगत जल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सब लोगों को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 2022 की जो थीम है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी जो थीम थी उस थीम का नाम था ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, हमारे पास एक ही पृथ्वी है और यही इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी रहती है? वैसे तो कई गैस है लेकिन CO2 प्रभावी रहती है। इसके अलावा जलवाष्प होता है। इसके अलावा मीथेन होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये क्या है?
ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं वो है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसके अंदर ओजोन परत में छिद्र किस स्थान पर अधिकतम है? तो अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? निम्बस 7 के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? निम्बस 7 के द्वारा की गई थी। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, हाँ कमेंट करके बताइएगा इसकी जो सन है वो कितनी है, कौन से सन में इस अंटार्कटिका की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है मिनी माता रोग किसके जल प्रदूषण से संबंधित है? तो मिनी माता जो रोग हुआ था वो जापान में हुआ था पहली बार, और किसके कारण हुआ था? पारा के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? पारा के कारण। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अब ये मत बोलना ये सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में है आधुनिक संचार व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा उपग्रह है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का टॉपिक दे रखा है। तो आप लोगों को ये जो टेलीफोन का जो आविष्कारक है उसका पता होना चाहिए। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल्दी से करेंगे अब ये क्वेश्चन, ठीक है। भारत में पहली टेलीग्राम लाइन कब चालू की गई? ठीक है, ये जो अपना जो है टेलीग्राम चैनल वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। टेलीग्राम लाइन कब चालू की गई? 1851 में चालू की गई थी भारत में, ठीक है। तो क्वेश्चन 43 क्वेश्चन हो चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन लोगों की मैं व्याख्या सहित आप लोगों को आंसर बताऊंगा, ठीक है। उनमें 2-4 चीज़ें आप लोगों को ऐड भी करनी होगी, ठीक है। 43 हो चुके। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है वर्तमान में कितने देश क्वेश्चन नंबर 44 है व्यापार समूहों में से भारत किसका सदस्य है? तो भारत जो सदस्य है वो साफ्टा का सदस्य है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है वर्तमान में कितने देश WTO के सदस्य हैं? WTO के जो सदस्य हैं वर्तमान में 164 देश हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग कौन सा है? विश्व का जो सबसे लंबा वायु मार्ग है वो यहाँ पर दे रखा है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम। ये नाम लिख लीजिएगा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, इसके अलावा काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, टोक्यो वायुमार्ग। टोक्यो वायुमार्ग, ये वायुमार्ग का नाम है और ये सबसे लंबा वायुमार्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कील नहर किस किस को जोड़ती है? तो कील नहर जो जोड़ती है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन से सागर से जोड़ती है? बाल्टिक सागर से। कील नहर किस किस को जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? सब लोगों को पता होना चाहिए विश्व का जो सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग क्यों है? क्योंकि इसके दोनों ओर विकसित राष्ट्र बसे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। पैन अमेरिका महामार्ग के कितने महाद्वीपों में फैला हुआ है? जो पैन अमेरिका महामार्ग है वो कितने महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आप लोगों के सामने कि वाष्पन चलित प्रथम रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे जॉर्ज स्टोफेंस। जॉर्ज स्टोफेंस, ठीक है। यही था क्या? हाँ, स्टोफेंस, ठीक है। अरे बात समझ में, ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी आप लोगों के पास 80 क्वेश्चन और है, 80 क्वेश्चन और करने हैं अपन लोगों को, ठीक है। तो बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, ठीक है।
51 है कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। 4 दे रखे हैं आप लोगों के पास, खनिज दे रखा है, अध्यापन दे रखा है, कृषि दे रखा है, मत्स्य दे रखा है। तो अध्यापन जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। टीचिंग जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में आती है क्योंकि वो सेवाएं दे रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब खनिज, कृषि और मत्स्य प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है आधारभूत उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधारभूत जो उद्योग है वो लोहा इस्पात उद्योग है। कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग है। सभी मशीन जो होती है वो इससे बनती है और सभी जो उद्योग है बाद के वो मशीनों द्वारा होता है। मशीनें किससे बनती है? लोहा इस्पात उद्योग में बनती है कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। ग्रामीण अधिवास की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो ग्रामीण अधिवास की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो पूर्वा होती है, उसे पूर्वा पल्ली कहते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मलिन बस्तियों का मुंबई में किस नाम से जाना जाता है। तो मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दिल्ली में उन्हें कटरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कटरा कहते हैं। आ रही है बात समझ में। कोलकाता में उन्हें बस्ती कहते हैं। कोलकाता में क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। और चेन्नई में इन्हें चेरो कहते हैं। चेन्नई में चेरो कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 है आप लोगों के सामने। सन्नगर शब्द किसने व कब दिया था। सन्नगर शब्द की बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है। तो सन्नगर शब्द जो दिया था वो 1915 में दिया था। किसने? पैट्रिक गेडिस ने। पैट्रिक गेडिस ने दिया था। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है किस भूगोलवेत्ता ने खनन प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है। कौन सी प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? खनन प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और ये कहा था जीन ब्रुंश ने। किसने कहा था? जीन ब्रुंश ने कहा था। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कनाडा में ट्रांस ह्यूमंस वो होते हैं जो सीजनली प्रवास करते हैं। कल भी मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को कि ट्रांस ह्यूमंस कौन होते हैं, ठीक है। तो कनाडा में ट्रांस ह्यूमंस प्रवृत्ति वाला एक समुदाय जो मुख्यतः कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य करता है। कौन सा है? उस समुदाय को कहते हैं लंबरजैक। लंबरिंग आप लोगों से पूछ सकता है कि लंबरिंग कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। तो लंबरिंग जो शामिल की जाती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के पास प्रकाशित मंडल अर्थात फोर्टिक जोन की गहराई कहाँ तक मिलेगी। प्रकाशित मंडल, ठीक है। फोर्टिक जोन है और ये किस में है? अपन लोग किस में पढ़ेंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्राथमिक क्रियाकलाप में मत्स्य पालन से रिलेटेड है फोर्टिक जोन। तो फोर्टिक जोन की आप लोगों को यहाँ पर क्या पूछी गई है? गहराई पूछी गई है। तो फोर्टिक जोन की जो गहराई होती है वो 20 से 200 मीटर तक होती है क्योंकि मछलियाँ इसी गहराई पर मिलती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 है आप लोगों के सामने। प्लैंक्टन्स क्या है? प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? तो प्लैंक्टन्स वो होते हैं जो समुद्रों में छोटे छोटे वनस्पति और छोटे छोटे जीव होते हैं जो मछलियों का भोजन बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स कहते हैं। मतलब मछलियों का भोजन। उसमें जू प्लैंक्टन्स भी होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं। मछलियों का भोजन। जू प्लैंक्टन्स मतलब जैविक प्लैंक्टन्स होते हैं जिनमें जीव होता है, छोटे छोटे जीव होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वनस्पति प्लैंक्टन होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं? मछलियों का भोजन होता है प्लैंक्टन्स। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 है स्थानांतरणशील कृषि किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में की जाती है। तो स्थानांतरणशील जो कृषि की जाती है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार के जलवायु प्रदेशों में की जाती है। आ रही है बात समझ में। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में की जाती है। कल आप लोगों से मैंने कुछ पूछा था कि मणिपुर में
माफ़ कीजिएगा, मणिपुर में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो 2-4 लोगों ने आंसर बताया भी था मुझे, ठीक है। तो 60 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। अभी तो ये क्वेश्चन बचे हैं, 100 क्वेश्चन ये है और ये 30 क्वेश्चन ये है, ठीक है। मतलब 4 और 3 7 मतलब 70 क्वेश्चन और पड़े हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 61 है, गहन निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन निर्वाह जो कृषि की जाती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। कौन से क्षेत्रों में की जाती है? मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे अपना भारत हो गया, ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले जो देश हैं वो हो गए। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, जापान में भी गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो जापान, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से देश में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? तो आप लोगों को 3 ऑप्शंस तो दे देगा, जो मानसूनी एरिया वाले जो क्षेत्र नहीं है वो, और एक ऑप्शन देगा जापान। तो जापान में भी गहन निर्वाह कृषि की जाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 62, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो सब लोगों को पता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस प्रकार की कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो कृषि की जाती है वो वाणिज्यिक प्रकार की कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि की जाती है? वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किस में की जाती है? जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सी कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है, सभी कृषि कार्य यंत्रों से किए जाते हैं, प्रति एकड़ कम उत्पादन होता है एवं प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है? ठीक है, तो ये किस प्रकार की कृषि का जो हो गया वो हो गया। 66 का भी यही होगा, 64 है, हाँ 64 का भी यही हो गया। ये किस प्रकार की कृषि की विशेषताएं हैं? वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं हैं, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं हैं। आ रही है बात समझ में? इसके विपरीत जो अवस्थाएं होती है वो सघन कृषि की व्यवस्थाएं होती है। मतलब जैसे यहाँ पर दे रखा है प्रति एकड़ कम उत्पादन, तो सघन निर्वाह कृषि में क्या होता है? प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा होता है, और इसमें दे रखा है कि प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है। सो सघन निर्वाह कृषि में क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। तो इससे जस्ट विपरीत होती है ये चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कौन सी कृषि में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता तथा खपत केंद्रों के समीप कृषि कार्य किया जाता है? तो ये कौन सी कृषि हो गई? पहली बात तो पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी, और दूसरी बात जो खपत केंद्र होंगे उनके समीप की जाएगी। मतलब ऐसी कृषि होगी जो जल्दी से खराब हो जाती है। तो ऐसी कृषि कौन सी होगी? डेयरी कृषि। कौन सी कृषि हो गई? डेयरी कृषि, आप लोग कह सकते हैं मिल्क फार्मिंग, ठीक है, मिल्क फार्मिंग की जाती है। आ रही है बात समझ में? तो 65 का राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है आप लोगों के सामने, डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल कौन सा नहीं है? तो 3-4 दे रखे हैं आप लोगों के सामने, इसमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र डेयरी जो कृषि है उसमें शामिल नहीं है। उत्तर पूर्वी यूरोप इसमें शामिल है, कनाडा इसमें शामिल है, न्यूजीलैंड तो शामिल है ही, लेकिन जो सहारा मरुस्थल दे रखा है लास्ट वाला वो डेयरी कृषि में शामिल नहीं है। सहारा मरुस्थल में जो कृषि की जाती है वो चलवाशु पशुपालन जो क्रिया है जिसे आप लोग नोमैडिक हर्डिंग बोलते हो, ठीक है, वो की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सी कृषि अति विशिष्ट प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है? एक स्पेशल प्रकार की कृषि होती है और ये कमर्शियल कृषि होती है, ठीक है। इसके अंदर है कि इसकी जो अन्य विशेषता दे रखी है जिसमें अंगूर, अंजीर एवं जैतून की कृषि की जाती है। तो इसके नाम पढ़ते ही आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि कौन सी कृषि की विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, ठीक है। एक विशिष्ट प्रकार की कृषि की जाती है और वाणिज्यिक कृषि है जिसमें जैतून, अंगूर वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कौन से क्षेत्रों के लिए अमेरिका में ट्रक फार्मिंग की जाती है? तो अमेरिका में जो ट्रक फार्मिंग की जाती है वो वहाँ पर स्थित औद्योगिक प्रदेशों के लिए की जाती है, औद्योगिक प्रदेशों के लिए की जाती है, ठीक है। ट्रक फार्मिंग में सब्जी वगैरह वगैरह जो फल फ्रूट वगैरह है वो उगाई जाती है। और उत्तरी अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, मतलब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, वहाँ पर औद्योगिक क्रियाएं ज़्यादा संपन्न की जाती है। उस क्षेत्र को न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और उन्हीं के लिए, उनके भोजन के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है यूएसए में, ट्रक फार्मिंग, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो 68 तक हो गया। 69 और 70 देखते हैं। 69 प्रश्न है इसमें, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता कौन से देश में मिली जहां प्रत्येक कृषक इस कृषि का सदस्य है? तो डेनमार्क में सहकारी कृषि को सबसे ज़्यादा सफलता मिली और डेनमार्क में हर एक किसान इस सहकारी कृषि का भाग है या इसका सदस्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से नाक में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि की जाती है, सभी किसान मिलकर के आपस में कृषि करते हैं, एक कोई समूह है जो सामूहिक रूप से कृषि की जाती है, तो उस सोवियत संघ में उस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं कोलखहोज। क्या बोलते हैं? कोलखहोज बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? कोलखहोज, ठीक है। ये 70 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 60 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जिन जल्दी जल्दी उन्हें पूरा करते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। कॉपी पेन लेकर के बैठना ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं केवल इसकी PDF दूंगा, आंसर की नहीं दूंगा, क्योंकि आंसर की बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है और मेरे यहाँ पर क्वेश्चन बनाते बनाते यहाँ दर्द होने लग गया है, ठीक है। आप लोग समझते होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, सारा दिन ऐसे ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग 71वां देखते हैं। विनिर्माण उद्योग कौन सी क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? विनिर्माण उद्योग की बात हो रही है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग किया जाता है द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बाजार, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति, शक्ति के साधन, श्रमिक का व्यवहार, सरकारी नीति, परिवहन एवं संचार की सुविधा में से, ये सारे ऑप्शंस है, कारक हैं। सुविधा में से कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? इसका मतलब इसमें सारे जो कारक हैं वो दे रखे हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन एक कारक ऐसा दे रखा है जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। तो वो कौन सा है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि श्रमिक का व्यवहार क्या ये प्रभावित करता है? नहीं, उद्योगों की अवस्थिति में श्रमिक का व्यवहार कोई प्रभाव नहीं डालता है। डालता भी है तो बहुत ज़्यादा माइनर डालता है, 0.001% के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निजी क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का और संयुक्त क्षेत्र का, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों आपस में मिल करके करते हैं, ठीक है। तो 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 है, आकार के आधार पर उद्योगों को कितनों प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो आकार के आधार पर जो उद्योग है उनको 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, बांस की टोकरी बनाना कौन सी क्रियाकलाप में शामिल है? बांस की टोकरी बनाना ये कौन सी क्रियाकलाप में शामिल है? क्या ये प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल है? ना, ये कौन से क्रियाकलाप में शामिल है? ये द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल है। क्यों? क्योंकि बांस की टोकरी किससे बनाई जाती है? बांस से बनाई जाती है। और विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप में यहाँ पर बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 76 है, विकसित देशों में अधिकांश श्रम कौन से प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित होता है। अधिकांश जो श्रम होता है वो कौन सी क्रियाकलाप से संबंधित होता है, यानी कि मतलब कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिया होती है, कौन सा क्रियाकलाप होता है, क्या वहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा होता है, क्या द्वितीयक होता है, क्या तृतीयक होता है। तो जो सबसे ज़्यादा क्रियाकलाप होता है, विकसित देशों की बात हो रही है, विकासशील देशों की बात नहीं हो रही है, तो विकसित देशों में सबसे ज़्यादा तो क्रियाकलाप किया जाता है वो तृतीयक प्रकार का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप पूछा है तो वो कौन सा हो गया, विश्व का सबसे बड़ा क्रियाकलाप वर्तमान में कौन सा बन चुका है, पर्यटन बन चुका है। ठीक है, टूरिज्म विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी कौशल, संचार की योग्यता या प्रशासनिक क्षमता कौन से क्रियाकलाप में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 78। ठीक है, तो ये चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल होती है। कौन से क्रियाकलाप में शामिल होती है, चतुर्थक क्रियाकलाप में होते हैं। जो 78 नंबर का क्वेश्चन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि मैं केवल 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँ, इसीलिए केवल आप लोगों को आंसर बताऊँगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ला करके उन क्वेश्चंस को पढ़ता, फालतू का टाइम खराब करता, तो भी आंसर यही निकलता। ठीक है, ये आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। 79 नंबर का है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में विधि व वित्तीय सलाहकार कौन से क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। वित्तीय सलाहकार की बात हो रही है तो ये पंचम कौन से क्रियाकलाप में शामिल है, पंचम क्रियाकलाप में शामिल है, और इन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, विकसित देश अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचाकर उनके लाभ पहुंचाने में विकासशील देशों से आगे निकल गए हैं। और इसी चीज़ को कहा क्या जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन कहा जाता है। विकसित देशों ने क्या किया, जो अपने एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको संचार का, प्रौद्योगिकी का ज्ञान दे करके उनको किन से आगे निकाल लिया है, विकासशील देशों से आगे निकाल लिया है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं अंकीय विभाजन। ठीक है, अंकीय विभाजन याद रखिएगा। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एक मिनट रुकिएगा।